ये सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हैं, अकेले आप क्या ही कर लेंगे, बल्कि हमेशा मुश्किलों और चुनौतियों को देखते हुए हमेशा ये सोचना कि आप अकेले ही काफ़ी हैं दुनिया में हर काम करने के लिए, क्योंकि सूरज जब भी उगता है अकेला ही उगता है और अकेले ही पूरे विश्व में प्रकाश फैलाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार के इस खास मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, साथ ही होगी बात मौसम की भी और खेल जगत की भी। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ में, और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है वो है 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र का आज 5वां दिन है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ जिन महत्वपूर्ण खबरों पर आज हम नजर डालेंगे वो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज विकसित भारत 2047 की कार्यप्रणाली की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ कई स्वास्थ्य योजनाओं की भी शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा जिन खबरों पर नजर रहने वाली है वो है कि कल से श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे भक्त, और आज जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। इसके साथ बात होगी मौसम की। लगभग देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून जो है वो दस्तक दे चुका है। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी और लोकसभा में अनुराग ठाकुर करेंगे चर्चा की शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा विकसित भारत 2047 की कार्य योजना की उपलब्धियों का करेंगे अनावरण, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी 3 नई पहल का भी करेंगे शुभारंभ। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी, तैयारियों का भी लिया जायजा। अमेरिका में पहले ही प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान से वापसी अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन। वहीं बाइडेन ने कोविड महामारी के बाद अपने कार्यकाल में नौकरियों में हुई बढ़ोतरी का दिया ब्यौरा। खेल की खबरों में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से रौंदा। दक्षिण अफ्रीका के साथ कल होगी खिताबी भिड़ंत। और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तो वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर हुआ जलभराव। अन्य राज्यों में भी मानसून मेहरबान। भारतीय एथलीट किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। 400 मीटर वर्ग में हासिल किया कोटा। तो ये थी नया सवेरा में सुबह सुबह की सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करें, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरों की। जी, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन है। आज से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को शुरू करेंगे। वहीं लोकसभा में चर्चा की शुरुआत भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जिन नवनिर्वाचित सांसदों ने अभी तक सदस्यता की शपथ नहीं ली है उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद सदन के पटल पर कई अहम पत्रावलियां रखी जाएंगी। 24 जून से शुरू हुआ लोकसभा का सत्र 3 जुलाई तक चलना है। वहीं राज्यसभा सत्र की शुरुआत 27 जून से हुई है, यानी कि कल राज्यसभा का सत्र भी 3 जुलाई तक चलना है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में दे सकते हैं। तो 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का आज 5वां दिन और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी दोनों सदनों पर। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सुप्रभात। आज चूंकि 5वां दिन है और महत्वपूर्ण है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है दोनों सदनों में,
और ये ऐसा मौका होता है जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है। साथ ही साथ हमको ये भी जानकारी है कि नीट पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष के पास भी इस बार ज़्यादा मौका होता है कि वो अपनी बात को इस बार रख सके। साथ ही साथ सत्ता के पास मौका होता है कि वो सरकार की उपलब्धियों और आगे की जो रोड मैप है उसको जनता के सामने रख सके। ये देखिए, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद ये पहला सत्र है और हम जानते हैं कि पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सांसदों को लोकसभा में शपथ दिलाई गई और कल संसद के संयुक्त सत्र, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति का भाषण हुआ जिसमें सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसका खास तौर पर जिक्र किया गया और आगे की एक रूपरेखा रखी गई, उससे एक झलक मिली। जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होती है धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में और राज्यसभा में, तब सत्ता पक्ष के सांसदों को और विपक्ष के सांसदों को एक मौका मिलता है कि वो अपनी बात कर पाएँ। और हमने देखा है कि जब ये लोकसभा में कुछ सांसदों ने कोशिश की थी, हंगामा किया, तब ये बार बार कहा जाता रहा है कि जब चर्चा होगी तब वो अपनी बात पूरी रखें। तो जो भी मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है, नीट के मुद्दे हो या फिर अन्य कोई मुद्दा हो, वो उस पर अपनी बात रख सकता है। राष्ट्रपति के भाषण में चर्चा के दौरान जब विपक्ष के नेता बोलेंगे तो निश्चित तौर पर वो सरकार के बारे में जो कहना चाहते हैं या जिन मुद्दों के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन सरकार के लिए भी आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण मौका होता है जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तमाम महत्वपूर्ण नेता एक तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हैं, केंद्रीय मंत्री भाग लेते हैं। हम जानते हैं कि आपने बताया भी कि लोकसभा में अनुराग ठाकुर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी। तो 2 प्रखर वक्ता सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत धन्यवाद प्रस्ताव पर करने वाले हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। जी शैलेंद्र, ये तो बात हो गई बीजेपी की तरफ से कि सत्ता पक्ष की तरफ से तो अनुराग सिंह ठाकुर और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन साथ ही इसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो क्या विपक्ष की तरफ से अभी तक कुछ नाम सामने आए हैं? देखिए, हम जानते हैं कि आप पिछली 2 लोकसभा में देखें तो नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को हासिल नहीं हो पाया था और इस बार नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को मिला है। राहुल गांधी नेता विपक्ष बनाए गए हैं। कल लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बधाई भी दी। तो ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी प्रमुख वक्ता होंगे लोकसभा में। अगर आप विपक्ष की तरफ से देखें, जो इंडी गठबंधन है उसकी तरफ से तमाम अन्य नेता भी अपनी बात रखेंगे, चूंकि उनके लिए एक मौका है कि वो सरकार को घेरने की कोशिश करें। सत्ता पक्ष की तरफ से भी हम देखेंगे कई केंद्रीय मंत्री इस चर्चा में शामिल होंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर जोरदार तरीके से सत्ता पक्ष का जो रुख है, जो उनकी नीतियों पर जो बातचीत है वो सामने रखेंगे। तो ये बिल्कुल इस बात को आप निश्चित मानिए कि नेता विपक्ष का पद मिला है और राहुल गांधी वैसे भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा या बाकी मुद्दों पर हमने पिछली लोकसभा में देखा था कि समय समय पर बोलते रहे थे, लेकिन चूंकि इस बार नेता विपक्ष के तौर पर बोलेंगे तो ये तय माना जा रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव में वो हिस्सा लेंगे चर्चा में। हमें जो जानकारी मिल रही है लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से कई तेज तर्रार मंत्री धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो अब देखना होगा कि आज कौन मंत्री बोलेगा, चूंकि 3 दिन की चर्चा है। आप देखें कि 20 घंटे से ज्यादा का समय राज्यसभा में है, लोकसभा में भी है। तो आज और उसके बाद सोमवार और मंगलवार, संभवतः मंगलवार को प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब देंगे और बुधवार को राज्यसभा में। तो बहुत मौका है। हम देखेंगे कि दोनों तरफ से कई तेज तर्रार प्रखर वक्ता, केंद्रीय मंत्री बोलेंगे सत्ता पक्ष की तरफ से, तो विपक्ष की तरफ से तमाम नेता अपनी बात रख सकते हैं। जी शैलेंद्र, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बताना चाहूंगा कि राज्यसभा में नेता सदन चुना गया है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। तो वो अभी हम ऐसी उम्मीद है कि जब राज्यसभा में चर्चा होगी तब वो चर्चा में अपनी बात रखेंगे। साथ ही शैलेंद्र, जब हमने कल राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रपति ने अपनी बात रखी, जिस पर युवाओं, महिलाओं या फिर पेपर लीक से जुड़ा भी आने वाला जो बिल है उस पर भी बात करी। तो राष्ट्रपति अभिभाषण के मुख्य अगर बातें कहें तो वो क्या क्या थी? देखिए, राष्ट्रपति के भाषण में एक पूरी झलक मिलती है, जो उपलब्धियां रहती हैं और जो रूपरेखा रहती है।
5 महत्वपूर्ण बिंदु हम राष्ट्रपति के भाषण में देखते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से युवा, किसान, महिला शक्ति पर ध्यान दिया जाना है और उनको मजबूती मिले, उनको एम्पावर किया जाए। उसमें गरीब को कैसे घर मिले, जो उपलब्धियां रही है, या फिर बिजली बिल एक तरह से शून्य करने की जो पीएम सूर्य घर योजना है उस पर बातचीत हुई। विरासत के साथ विकास की बात हुई। तमाम उन सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं, PLI स्कीम है उसकी बात हुई। उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी की बात हुई। तो पूरी तरह से सार ये था कि बीते वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में तमाम उल्लेखनीय उपलब्धियां उन क्षेत्रों में हासिल हुई है जिनमें हम पहले पीछे थे। बैंकिंग सेक्टर की बात हुई कि बहुत खस्ता हालत थी, लेकिन उसमें सुधार किया गया और आज NPA की स्थिति बेहतर है। आज हम देख रहे हैं कि कितने हमारे जो PSU है, LIC हो या फिर HL हो, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे किसानों को मजबूती दी गई है, आगे की रूपरेखा क्या होगी, इसकी पूरी झलक भी दिखाई दी। और युवा शक्ति और महिला शक्ति को जो समर्थन मिला है मोदी सरकार की नीतियों के जरिए, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज नई दिल्ली में विकसित भारत 2047 के लिए कार्य योजना की उपलब्धियों का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 पहलों का अनावरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों के लिए वर्चुअल NQAS मूल्यांकन लॉन्च किया जाएगा। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण नवोन्मेषण का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी IPHS के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली के जरिए लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल जारी करने की नई सुविधा भी शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार की करेंगे, जहां बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महीनों की जांच के बाद EOU ने बताया कि सिपाही भर्ती का प्रश्न पत्र परीक्षा से 4 दिन पहले ही लीक हो गया था। दरअसल आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 को यह परीक्षा हुई थी। 21,000 से ज्यादा पदों के लिए एग्जाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक के बाद इसे रद्द कर दिया गया। दरअसल हाल ही में नीट और शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोपित नालंदा का संजीव मुखिया ही सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का भी मुख्य आरोपित बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में राज्य के विभिन्न जिलों में 74 केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद में मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को भी सौंप दिया गया है और जांच में पता चला है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, पैकेजिंग एवं जिला कोषागार में सुरक्षित पहुंचाने का काम कोलकाता स्थित एक कंपनी को सौंपा गया था। दरअसल ये कंपनी थी ही नहीं, कंपनी ने ये सभी कार्य स्वयं न कर दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दिए। कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिपाही पेपर लीक मामले में भी नीट मामले में संलिप्त संगठित पेपर लीक गिरोह ही शामिल है। इस गिरोह ने कर्मचारियों को पैसे का प्रलोभन दिया था। इसके बाद मोतिहारी में परीक्षा से 4 दिन पहले प्रश्न पत्रों को प्राप्त कर लिया गया था। और अब खबर श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जहां आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। आज आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाई। कल से यात्रा शुरू होगी। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की व्यवस्थाएं भी जांची।
बीते दिनों यात्री वाहनों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और 365 एंगल के सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। बात करें जम्मू कश्मीर हाईवे की तो यहां हर 500 मीटर पर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। तो आज जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो चुका है। कल से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो यात्रा कल से शुरू होने जा रही। कल से बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो श्रद्धालु कर सकेंगे और आज पहला जत्था रवाना किया गया है। इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में जम्मू से हमारी सहयोगी अभिलाषा इस वक्त जुड़ रही हैं। अभिलाषा, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से पहला जत्था आज रवाना किया गया है, किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर? मैम, जम्मू कश्मीर से जो है आज अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना कर दिया गया है, जिसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया और लगभग 4,500 से जो ज्यादा श्रद्धालु हैं वो आज इस जत्थे में गए हैं। विधिवत रूप से ये यात्रा कल शुरू होगी, लेकिन आज जो है यात्रियों को यहाँ से रवाना किया गया भगवती नगर आधार शिविर से और ये पहलगाम और बालताल वाले आधार शिविर में आज पहुंचेंगे और कल सुबह में अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। सुरक्षा की बात अगर की जाए तो सुरक्षा को लेकर चौकसी बहुत ही सख्त सुरक्षा बंदोबस्तों के इनको भेजा गया है और इस बार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती है। जैसे कि जानते हैं पीछे कुछ दिनों पहले आतंकी हमले काफी हुए थे, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई डर या किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं देखा गया। बम बम बोले और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और ये यात्रा जो है आज यहाँ से आधार शिविर से रवाना की गई है, लेकिन विधिवत रूप से ये जो है कल शुरू होगी और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन जो है इसका समापन होगा। अभिलाषा, साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबंद इस बार ज्यादा किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हमले हुए हैं यात्रियों पर, इस बार सुरक्षा के कितने बंदोबस्त किए गए हैं? इस बार सुरक्षा को लेकर खास प्रबंध किए गए हैं। उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ बहुत उच्च स्तरीय बैठकें भी की हैं और हाल ही में कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की थी और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया था। तो सुरक्षा को लेकर इस बार जो है प्रबंध जो है बहुत ही आला है, तो किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की डर की कोई भी संभावना नहीं है। जी अभिलाषा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें हैं? कितनी संख्या में यात्री इस बार जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच सकते हैं? अभी तक 3,50,000 यात्रियों ने जो है वो पंजीकरण कर लिया हुआ है इस यात्रा के लिए, लेकिन उम्मीद है कि इसमें और जो है बढ़ोतरी होगी। हर साल की तरह लाखों की तादाद में जो है यात्री श्रद्धालु यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं और बुधवार को ही यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है पंजीकरण वो भी शुरू कर दिया गया था, तो इसमें अब खास बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। अभिलाषा, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और बिल्कुल खबरों में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, उसके बाद बात करेंगे बदलते हुए मौसम के मिजाज को लेकर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Here, gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People
who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप दिख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। और राजधानी दिल्ली और उसके सटे NCR में झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कई इलाकों में जल भराव के कारण गाड़ियां पूरी तरह से डूबी नजर आ रही हैं। और सुबह की ये तस्वीरें जब दिल्ली में झमाझम बारिश हुई और बारिश से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम तो लगा ही लगा, साथ ही साथ कई गाड़ियां जो हैं वो डूबी हुई नज़र आई पानी में। और लगातार जो पैसेंजर्स हैं उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बारिश हो रही है, जलभराव की समस्या तो दिल्ली में अब हो ही गई है, लेकिन साथ ही जाम की समस्या भी कहीं ना कहीं दिल्ली में इस वक्त कई जगह पर देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो ऑफिस जाने का ये समय है, सभी लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस पहुंचने में आज लगभग सभी लोगों को काफ़ी देरी होने वाली है आज। तो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जो लोग अब अपने घर से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हुई है सुबह और कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं पालम हवाई अड्डे और दिल्ली के धौला कुआं इलाके में ट्रैफिक जाम में हजारों गाड़ियां फंसी रहीं। तो भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से 4 लोग भी घायल हो गए। हालांकि सभी को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में टर्मिनल 1 पर खड़ी हुई एक कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। दिल्ली फायर सर्विसेज से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां भी भेजी गई हैं। जो राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है और जो ये मलबा है उसे हटाने की कोशिश वहां पर फिलहाल की जा रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टर्मिनल 1 पर ये हादसा हुआ है। लगातार सुबह से जिस तरीके से तेज झमाझम बारिश हुई उससे टर्मिनल 1 का एक हिस्सा अचानक से ढह गया और इस वजह से एक कार जो वहां पर खड़ी हुई थी वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। और ये देखिए आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 2 से 3 गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। आगे बढ़ते हुए उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई है। अगले 3 दिनों तक मुंबई और आसपास के उपनगरों में मानसून की गतिविधि और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में मुंबई में मानसून की गतिविधियां और तेज होंगी। तो भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली और NCR, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, मट्टनहेल, झज्जर, फर्रुखनगर, कौसली के आसपास के इलाकों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ ही हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और अगले 2 घंटों के दौरान हरियाणा के सोहना, रेवाड़ी, पलवल, नूह, औरंगाबाद, होडल, उत्तर प्रदेश के बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड़, गुलावटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, जतरी और राजस्थान के भिवाड़ी में भी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली, NCR, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि दिल्ली में मानसून दस्तक दे चुका है और आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से उर्मिलेश जुड़ रहे हैं और भोपाल से आदित्य जुड़ रहे हैं। आप दोनों को सुप्रभात। और कहते हैं कि दिल्ली ही नहीं, देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून अब दस्तक दे चुका है। उर्मिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में मौसम सुहाना तो हो ही गया है, साथ ही साथ यात्रियों को ट्रैफिक जाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। कृतिका और भावना, गुड मॉर्निंग। और आज जैसे कि सुबह
शुक्रवार की सुबह रही है। इस सुबह में जो बारिश हुई है उस बारिश ने कहीं ना कहीं जहां एक तरफ दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ जो है बारिश एक आफत लेके भी आई है, जहां पर कि दिल्ली के कई हिस्सों में जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां पानी में डूब गई हैं जल जमाव के कारण, और दूसरी तरफ जो है यातायात इससे बाधित हुआ है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली वाले जहां गर्मी से जो है निजात मिली है वहीं जो है अब वो बारिश का सामना कर रहे हैं, और बारिश भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि जिस रूट से मुझे आना था उस रूट से अमूमन में 20 से 25 मिनट में ऑफिस पहुंच सकता था, लेकिन आज आने में मुझे 2 से ढाई घंटा लग गया है। और लगातार रास्ते में देखी गई कि कई गाड़ियां खराब थी, कई ट्रक खराब थे, कई छोटी जो कार हैं वो खराब थी, और सड़कों में जो है सराय काले खां से लेकर ITO तक जो रफ्तार तो धीमी थी ही, साथ ही कई गाड़ियां जो है जलमग्न हो रखी थी, पानी में डूब रखी थी। और ऐसे में जो है दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक ये बड़ा जो है आफत नज़र आ रही है। और हम लोग जो है तमाम जो हमारे दर्शक हमारे जो है देख रहे हैं, हमें उनसे ये अनुरोध है कि आज कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने निजी वाहन से निकले, क्योंकि अधिकांश जगहों पर दिल्ली के जो अधिकांश जगह है वहाँ पर जल जमाव हो रखा है, वहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, और कई गाड़ियाँ जो है उस पानी में जो है रुकी हुई हैं, पानी के कारण जो है वो डूबी हुई है, लिहाजा इस कारण जो है यातायात प्रभावित हुआ है। बात अगर मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग ने गुरुवार को ही दिल्ली दिल्ली और NCR की बात करें तो वहाँ पर येलो अलर्ट जो है जारी किया था, और अगले 2 से 3 दिनों में जो है बारिश जो है इसी तरीके की बारिश की संभावना व्यक्त की थी, और जो कि आज सुबह से देखी भी गई है। साथ ही बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर जो है पानी, क्योंकि देखिए कृतिका और भावना जो दिल्ली में कई दिनों तक जो है दिल्ली वासी जो है कई जगहों पर पानी की किल्लत झेल रहे थे, तो वही अब दिल्ली वाले जो है ये जल जमाव के कारण उन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो जल जमाव की स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं एक दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर साल इस तरीके की जो मुसीबत है वो दिल्ली वालों को झेलनी पड़ती है, संकट से दिल्ली वालों को 2-4 होना पड़ता है। तो पहले जो पानी की किल्लत थी और आज वो जल जमाव की जो आफत दिल्ली वालों के सामने है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली वासियों के लिए जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल तो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले पानी की किल्लत और अब जल भराव की समस्या से 2-4 जरूर दिल्ली वासियों को इस वक्त तो होना पड़ रहा है। साथ ही ऐसे में कहीं ना कहीं अगर मेट्रो का सहारा लिया जाए तो वो काफी लाभदायक होगा। भावना बिल्कुल सही कहा कृतिका। इधर हमारे साथ आदित्य भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। आदित्य, आपसे पूछना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है कि भोपाल में पहले से मौसम तो सुहावना हो ही गया है, लेकिन अगले कुछ और दिनों तक भी बारिश होने की संभावना है वहां पर। देखिए भावना, मानसून में जितनी बारिश भोपाल में होती है, मैं मध्य प्रदेश का संदर्भ में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर भोपाल को अगर देखें तो 25% बारिश जून के महीने में हो चुकी है, और अगर 1-2 इंच बारिश और हो जाती है तो पिछले 4 साल पुराना यानी कि 2020-21 का जो रिकॉर्ड है वो भोपाल का टूट जाएगा जून के महीने में बारिश का। ये तो बात हुई भोपाल की, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही ये कहा था कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो करीब 95% इलाका जो है, क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ 2 से 3 दिन पहले ही मानसून एक्टिव हो चुका था। लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र ऐसा था जहां पर मानसून पहुंचना थोड़ा देरी हो रही थी, क्योंकि एक टर्फ लाइन थी और एक जैसे कहीं कि एक साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ था जिसकी वजह से ये हो रहा था। लेकिन अब ग्वालियर चंबल में भी मानसून जो है वो सक्रिय हो चुका है, और पिछले 24 घंटों में अगर देखें तो वहां भी गरज चमक के साथ तेज फुहारें देखने को मिल रही हैं। और मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों की अगर बात करें भावना, तो यही अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में, अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि विंध्य में या महाकौशल में या मालवा में यहाँ बारिश होगी, बल्कि अब आप ये मान के चलिए कि अगले 24 से 48 घंटों में पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। अब ये जरूर है कि जो निचले इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वहां जल भराव की स्थितियां देखने को मिलेंगी और मिल भी रही हैं। जो नदी नाले हैं वो उनका जलस्तर अब बढ़ रहा है। अब चुनौती सबसे बड़ी स्थानीय प्रशासन के सामने होगी कि कैसे उससे निपटना होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार इस ओर बड़ी गंभीर भी दिखाई दे रही है, और खासकर NDRF, SDRF को सतर्क किया ही गया है। वहीं नदी नालों की जो सफाई की अगर बात की जाए तो उस पर भी काम सरकार ने किया है, लेकिन अब बारिश किस तरीके की आने वाले समय में होगी और उसके बाद सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये देखने वाली बात है।
जी आदित्य। बिल्कुल आदित्य, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त उर्मिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। उर्मिलेश, अगर दिल्ली की हम बात करें तो जलभराव की समस्या तो अब हो ही गई है। हालांकि इस समस्या का जो सामना है वो हमने पिछले साल भी किया था। पिछले साल भी कई दिनों तक जलभराव की स्थिति दिल्ली में कहीं ना कहीं बनी रही थी, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार किसी प्रकार की कोई तैयारियां फिलहाल दिल्ली में नजर नहीं आ रही हैं। जी भावना कृतिका, अगर बात दिल्ली की करिए, देखिए पिछले जो है कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जो जल जमाव की जो समस्या होती है वो कोई नई नहीं है। सरकार हर साल कहती है, खासकर अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की, तो हर साल, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के क्षेत्र में आता है, तो ये हर साल कहते हैं कि प्रशासन ने अपने तरीके से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन फिर बाद में जो है जिस तरीके से हालात का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ता है, जिस मुसीबत का सामना उनको करना पड़ता है, लिहाजा कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है संकट देखा गया दिल्ली वासियों। क्योंकि देखिए दिल्ली भाग दौड़ भरी जिंदगी रहती है। यहाँ पर जो है हर जो यहाँ का जो दिल्ली निवासी है वो जो है भाग दौड़ भरी उसकी ज़िंदगी है। और जिस तरीके से यहाँ पर अगर आज की बात की जाए तो यातायात, क्योंकि सुबह ये जो है जिस तरीके से सुबह के समय पे जो यातायात है वो बहुत कम देखा जाता था, लेकिन आज सुबह ही इतना जो है ट्रैफिक देखा गया। तो अब धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ये ट्रैफिक भी बढ़ेगा और जाम की जो समस्या है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर वालों को एक बार फिर से दिल्ली में जब वो प्रवेश करेंगे एनसीआर वाले, और दिल्ली जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें कहीं ना कहीं ट्रैफिक के साथ साथ जो जल जमाव है उसका भी सामना करना पड़ेगा। कृतिका और भावना जी, उर्मिलेश और आदित्य, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, और साथ ही नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी, MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हमारे सहयोगी नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण, सुप्रभात। क्या है आज मुख्य सुर्खियां अखबारों की? सबसे पहले नजर डालेंगे कल जो कि द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया था, संयुक्त उपवेशन हुआ था लोकसभा और राज्यसभा का। वहां उन्होंने यह कहा कि आज का भारत दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने मोदी प्रशासन की उपलब्धियां, जो गत प्रशासन था उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया और कहा कि आज का जो भारत है वो अर्थव्यवस्था के तौर पर विश्व में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में समझा जाना चाहिए। और साथ ही साथ इनके अभिभाषण को विदेशी राजदूतों ने भी उन्होंने भी सराहा है। और साथ ही साथ PM ने भी उनके इस अभिभाषण को लेकर अपने ने वहाँ X के पर एक पोस्ट भी किया और उनकी मतलब उनके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और ये थी पहली खबर। और उसके बाद जो दूसरी खबर है, अदालतों ने NTA से मांगा जवाब। NTA जो कि परीक्षा एजेंसी है, पूरे राष्ट्र के स्तर पर आयोजित करती रही है। और इस बार पाठ्यक्रम से इतर प्रश्न पूछे जाने पर यहाँ एक तरफ हाईकोर्ट सख्त है, उसने सवाल पूछा है कि कैसे NTA इस तरीके के प्रश्नों को पूछ सकता है। हालांकि ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त तरीके से इस विषय को लिया है। साथ ही साथ OMR शीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि NTA OMR शीट भी दे अभ्यर्थियों को। तो ये दो खबरें जो परीक्षार्थियों को, शिक्षा
परीक्षार्थियों को बहुत प्रभावित करेंगी। इस तरीके से ये दूसरी खबर है। और इसके अलावा जो एक तीसरी खबर अखबारों में है यह कि एक बदलाव के रूप में वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस की जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेनें चला करती हैं अमूमन, तो अब ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला करेंगी। और ये एक सिफारिश है, उत्तर रेलवे बोर्ड ने ऐसा कहा है कि चूंकि कंचनजंगा एक्सप्रेस में जिस तरीके से अभी 10 लोगों की मृत्यु हुई और भी बीच बीच में छिटपुट घटनाएं होती रही हैं, रेल दुर्घटनाएं होती रही हैं, तो कहीं न कहीं एक कारण विशेष गति जो है, स्पीडी जो गति है उसको ये कम करना चाहते हैं और साथ ही साथ देखना चाहते हैं कि कम स्पीड करने के साथ संभवतः दुर्घटनाएं कुछ कम होंगी। और उसके अतिरिक्त ये एक चौथी जो सुर्खी है जो विशेष रूप से वैश्विक पटल के लिए बड़े ध्यान की खबर है कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है, इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया है। यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि अखबार ने भी ये बात रखी है कि शुक्रवार को जो गुटेरेस हैं वो आधिकारिक रूप से इसे जारी करेंगे और इसके अनुसार, अखबार के अनुसार शुक्रवार के बाद ही जारी किया जाएगा। लेकिन अभी राजदूत को, इजराइल के राजदूत को ये चीज़ें बता दी गई हैं, तो एक तरीके से अनऑफिशियल ही है लेकिन ऑफिशियल के मूड में है ये। तो लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है और उन्होंने ये कहा है कि यूएन को ही हम ब्लैकलिस्ट करना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक वैश्विक पटल पर एक मुख्य समाचार है। और उसके बाद बढ़ते हैं, स्पिनरों ने कैसे छक्के छुड़ाए अंग्रेजों के, इस पर एक विशेष जो समाचार है। पूरे भारतीय क्रिकेट प्रेमी प्रसन्न है कि किस तरीके से वर्ल्ड कप में, विश्व T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके से भारत का उम्दा प्रदर्शन रहा है। रोहित शर्मा ने पहले बहुत ही शानदार तरीके से 50 रन बनाए, उनका 50वां रहा। सूर्य कुमार यद्यपि 50 से चूक गए, बावजूद उसके उनकी भी पारी उल्लेखनीय थी। और बाद में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, इन दोनों स्पिनर्स ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, इंग्लैंड को समेटा और 68 रनों से भारत को जीत दिलाई। और उसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका भी पहली बार फाइनल में पहुंचा है। इसे चोकस का टैग हम देते रहे हैं और ये हर बार अच्छे मुकाबलों में, बड़े मुकाबलों में हार जाया करती है, बावजूद इसके इस बार वो फाइनल में है। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका मुकाबला जो है वो चिर प्रतीक्षित है, वो कल होगा। तो ये अखबारों की सुर्खियों में स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये खबर थी। और उसके अतिरिक्त जो एक विशेष खबर और भी कि दिल्ली में मानसून जो है अभी, हालांकि अब देख रहे हैं कि गुरुवार को भी बारिश हुई और शुक्रवार यानी आज सुबह भी बारिश होती रही है और फिर जलभराव की भी समस्या है। बावजूद इसके अखबार का कहना है कि दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश का अनुमान है। और अखबार ने एक बड़ी अच्छी बात की है जिसके बारे में लोग कम जान पाते हैं कि भारी बारिश किसे कहते हैं। 124.4 मिलीमीटर के बीच 64.5 मिलीमीटर से लेकर 124.4 मिलीमीटर की बारिश को भारी बारिश कहते हैं। और एक दिन में 124.5 मिलीमीटर से 244.4 मिलीमीटर की जो बारिश होती है उसे भारी बारिश कहते हैं। इसका मतलब दिल्ली, जो राजधानी दिल्ली है और आसपास का जो क्षेत्र है, भारी बारिश और उससे भी अधिक भारी बारिश के लिए तैयार रहेगी 29 और 30 जून को। तो ये थी अखबार की सुर्खियां। आगे की खबरों के लिए रुख करते हैं भावना और कृतिका का। शुक्रिया नारायण, तमाम ढेर सारी खबरों को बेहद ही संक्षेप में और बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए नया सवेरा में आगे बढ़े, उससे पहले रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आपके सामने खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, खेल, कारोबार और फिल्म जगत से। आप जुड़े रहिए लगातार डीडी न्यूज के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान से वापसी अमेरिका इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन। वहीं बाइडेन ने कोविड महामारी के बाद अपने कार्यकाल में नौकरियों में हुई बढ़ोतरी का दिया ब्यौरा। यूरोपीय संघ के सभी बड़े नेताओं की ब्रुसेल्स में बैठक चल रही है। ये बैठक कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए हो रही है। इसमें EU की शीर्ष नौकरियों पर हुई समझौते पर चर्चा अहम है। 27 जून को शुरू हुई इस बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज उत्तर कोरिया के संबंध में आज अहम बैठक हो रही है। ये बैठक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और जापान के अनुरोध पर हो रही है। यह बैठक परिषद के प्रस्तावों के उल्लंघन में प्योंगयांग द्वारा हथियारों के हस्तांतरण पर होगी। यूरोपीय परिषद शिखर सम्मेलन ने जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए औपचारिक रूप से नामित करने पर सहमति व्यक्त की है। वॉन डेर लेयन के नामांकन के अलावा यूरोपीय संघ के नेताओं ने पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुनने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास को यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख के रूप में नामित किया है। पैरालंपिक खेलों से 2 महीने पहले आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक पर पैरालंपिक लोगो का अनावरण किया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन इस वर्ष पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की तमाम खबरें और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कारोबार जगत की खबरों की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर द्वारा गलत जानकारी फैलाने को रोकने के लिए नियमों को अब मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकरेज फर्म या म्यूचुअल फंड कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम नहीं कर सकती जो वित्तीय सलाह या सुझाव दे रहा है लेकिन खुद सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इससे सेबी का मकसद गलत वित्तीय जानकारी को फैलने से रोकना और निवेशकों को सुरक्षित करना है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट यानी कि FSR का 29वां अंक जारी कर दिया है। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA रेशियो मार्च 2024 के अंत में 2.8% पर आ गया, वहीं NNPA रेशियो 0.6% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक सभी SCB का GNPA रेशियो और भी घटकर 2.5% पर आ सकता है। FSR के मुताबिक शॉर्ट टर्म के आर्थिक परिदृश्य के लिए कई सकारात्मक बातें हैं। इनमें मजबूत घरेलू मांग की स्थिति, कंपनियों का उच्च आशावाद, पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान, निवेश योग्य संसाधन बढ़ाने के लिए उच्च लाभ का उपयोग करने वाली कंपनियों और रियल एस्टेट गतिविधियों में तेजी शामिल है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ऋण वृद्धि की दर में बढ़ोतरी भी एक बड़ा सकारात्मक पक्ष है, जिससे बैंकों के सेहतमंद बही खाते से समर्थन हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक कि मार्च के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों SCB का पूंजी और जोखिम भारत संपत्ति का अनुपात CRAR और समान इक्विटी टियर 1 CET1 रेशियो क्रमशः 16.8% और 13.9% रहा। वहीं सरकार ने देश में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 8,500 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कोयला मंत्रालय इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। श्रेणी 1 की परियोजना के मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो इसका कुल बजट 4,050 करोड़ रुपए है। इसके लिए पात्र संस्थाएं सरकारी सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रमों का संयुक्त उद्यम होंगी। साथ ही प्रति परियोजना प्रोत्साहन 1,350 करोड़ रुपए या पूंजीगत व्यय का 15% होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2024 है। आइए अब कुछ और कारोबार जगत की खबरों पर रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के MSME के ब्रांडिंग, मार्केटिंग और शोकेसिंग में लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि यूपी सौभाग्यशाली है कि यहाँ सैकड़ों साल से स्थानीय स्तर पर हस्तशिल्पी कारीगर अपने उत्पादों का निर्माण करते रहे हैं। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। विविध कारोबार क्षेत्रों में सक्रिय टाटा समूह का ब्रांड मूल्य 9% की वृद्धि के साथ 28.6 अरब डॉलर हुआ। IT कंपनी इन्फोसिस ने भी 9% की वृद्धि के साथ मजबूत ग्रोथ हासिल की है। वैश्विक IT सेवा क्षेत्र में मंदी के बावजूद इसका ब्रांड मूल्य 14.2 अरब डॉलर आंका गया। HDFC समूह 10.4 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ तीसरे नंबर का भारतीय ब्रांड बन गया है। पिछले साल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड के साथ विलय के बाद HDFC को मजबूती मिली है।
दूरसंचार क्षेत्र के ब्रांड मूल्य में सर्वाधिक 61% की वृद्धि हुई। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों ने उपभोक्ता उपकरण उपयोग के तरीकों को विकसित करके ग्रोथ को गति दी है। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स और यमुना प्राधिकरण ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिताची पेमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से फाइनल ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है। हिताची पेमेंट ने कहा कि इससे कंपनी को अपने डिजिटल सॉल्यूशन और सर्विस का विस्तार करने में मदद मिलेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, राधाकिशन दमानी और उनकी सहयोगी संस्थाओं ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में 23% हिस्सेदारी या 7.06 करोड़ शेयर खरीदेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने इंडिया सीमेंट्स की कुल 19.44% के 6 करोड़ से अधिक शेयरों का अधिग्रहण किया है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि वो करीब 1012 करोड़ रुपए में नवकार कॉरपोरेशन में 17.37% हिस्सेदारी खरीदेगी। इससे कंपनी के लॉजिस्टिक्स उद्योग में प्रवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। भारी बारिश के कारण नई दिल्ली हवाई अड्डा आंशिक रूप से बंद है। इसके साथ ही टर्मिनल 1 से आने और जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये ताज़ा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण टर्मिनल 1 से आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नई दिल्ली हवाई अड्डा अब आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। और इंडिगो एयरलाइंस ने वैकल्पिक उड़ान विकल्प या पूर्ण वापसी के लिए उनकी वेबसाइट को लगातार देखने की सलाह दी है। तो इंडिगो की ये जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पार्शियल रूप से बंद कर दिया गया है और सभी फ्लाइट जो हैं टर्मिनल 1 से चलने वाली कैंसिल कर दी गई हैं, यानी रद्द कर दी गई हैं। और उन्होंने इंडिगो की वेबसाइट पर ज़्यादा जानकारी लेने की सलाह दी है। और चलिए इसी के साथ अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, यानी कि खेल जगत की खबरों का। तो खेल जगत की बात में सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। दरअसल टीम इंडिया T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में अब पहुंच चुकी है। गुरुवार देर रात खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दी। हालांकि विराट कोहली 9 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से शानदार पारी देखने को मिली। उन्होंने 39 गेंद पर 57 रन की पारी खेली। तो वहीं टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने 47 रन, ऋषभ पंत 4, हार्दिक पांड्या 23 रन, रविंद्र जडेजा नाबाद 17 रन और अक्षर पटेल ने 10 रन की पारी खेलकर भारत का स्कोर 171 तक पहुंचाया। वहीं 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को कप्तान जोस बटलर और फिल सॉल्ट ने तेज शुरुआत तो दिलाई। अक्षर पटेल ने अपनी पहली ही गेंद पर जोस बटलर को आउट किया। अक्षर पटेल ने इसके बाद बेरिस्टो और मोइन अली का विकेट लिया। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने फिल सॉल्ट और कुलदीप यादव ने सैम करन को आउट किया। इस प्रकार इंग्लैंड के विकेट नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी टीम इंग्लैंड की 16.4 ओवर में 103 रन पर सिमट गई और मुकाबला गंवा दिया। तो इंग्लैंड के खिलाफ भारत की बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम के प्रशंसक उत्साहित नजर आए। मैच के बाद स्टेडियम के बाहर निकल रहे क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम करेगी। टीम के प्रशंसकों से बात की हमारे संवाददाता तापोश भट्टाचार्य ने। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को धो डाला है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब होगा महामुकाबला फाइनल में बारबाडोस में। बात करने के लिए मेरे साथ कुछ दर्शक मौजूद है। सर, मैच देख रहे थे? You gotta speak in English, buddy. How was the match? Oh, it was fantastic. India dominated and they got the result that they deserved. भारतीय स्पिनर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। अक्सर, कुलदीप एंड जडेजा, या सभी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड देन वी नो पता ही था कि जैसे स्पिन आएगा इंग्लैंड पे थोड़ा भारी हो जाएगा। आप देखा भारतीय टीम के फिर से रोहित शर्मा ने कमाल दिखाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद आज फिर उस रोहित शर्मा की बैटिंग एकदम टॉप क्लास और उसके साथ सूर्य कुमार यादव ने जो रन बनाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और लास्ट में जो अपने हिटर्स आए जितने 10-12 रन बने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अफ्रीका के खिलाफ फाइनल क्या कहना चाहेंगे?
इंडिया ऑल द वे, इंडिया जीतेगी। We already got the cup. It's just a matter of time. Yes, that's true. We'll be nice and good. Don't. अच्छा एक बात बताइए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस मैच है यहाँ पे और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है। आपको लग रहा है साउथ अफ्रीका को भी हम लोग पछाड़ने में कामयाब हो जाएंगे? Yes. Why you have done? Absolutely. अच्छा, किंग कोहली अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फाइनल शायद किंग कोहली का होगा? We gotta give him a try. You know, he was one of the best. He maybe, but we got rest of the team better than anybody else. He's still number one, man. We still. You know, it's a teamwork. Everybody has to do something, and it's a teamwork. Everybody's stepping in wherever is needed. That's the main thing, and we're gonna take a cup home. He'll get it there. Don't worry. He's still number one. Still a legend. Legend is always legend. Legend is always there. ये कहते हैं, एक कहावत है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो लोगों का मानना है कि फाइनल में विराट कोहली का बल्ला चमकेगा। अभी वैसे भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और देख रहे हैं लोगों में जोश है और टीम इंडिया के लिए ये सारे आगे आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बारबाडोस नाउ, बारबाडोस, यस, गो इंडिया, कल चक दे बारबाडोस में चक दे। ये है टीम इंडिया का, ये जो फैंस है उनका जोश है और ये चाहते हैं कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप अपने साथ लेके जाए वापस इंडिया। क्या बोल रहे हैं शशंक के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गयाना। तो ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील ओझा। सुशील, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि जोश इज हाई और चक दे इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड को भी करारी शिकस्त दी है भारत ने, लगातार अजय रही है और 10 साल के बाद भारत T20 के फाइनल में पहुंची है और तीसरी बार T20 फाइनल में पहुंची है। और अब कुछ ऐसा होने वाला है जो 17 साल के इतिहास में नहीं हुआ है। तो कितना रोमांचक होने वाला है, कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि क्रिकेट हम सबके दिल में बसता है। जी बिल्कुल, जो कल मैच खेला गया, निश्चित तौर पर जिस तरीके से टीम इंडिया का जो एक शानदार प्रदर्शन था, वो एक कंसिस्टेंसी देखने को मिली जो कि हम पिछले ग्रुप दौर से लेकर जो अंतिम 8 तक जो प्रदर्शन रहा इंडिया का, वही कल के मैच में देखने को मिला। हर टीम के जो प्लेयर हैं उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रदर्शन किया। कप्तान रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हालांकि विराट कोहली 9 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन टीम की खास बात यही है कि हर खिलाड़ी को ये पता है कि ये T20 है और इसमें रन बनाना होगा। अपने लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलना है। और अगर आप ओपनिंग करने उतरते हैं तो जाहिर तौर पर टीम के लिए टीम को उस स्थिति में ले जाना होता है जहां पर टीम जो है कॉन्फिडेंट नज़र आए। तो इसके बाद जो बीच के जो बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत हों, सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 47 रन की पारी निकली। रोहित शर्मा ने जो धमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया था, वही वैसे ही सेम उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी प्रदर्शन किया है। अर्धशतकीय पारी खेली, टीम को उस स्तर तक ले गए जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई मौका नहीं रहा। और शानदार प्रदर्शन हमने देखा है, शानदार मैच रहा, बेहद रोमांचक रहा। अब फाइनल की बारी है, दक्षिण अफ्रीका के साथ खिताबी मुकाबला है बारबाडोस में। कितनी तैयार भारतीय टीम नजर आ रही है? जी, भारतीय टीम, हमने पहले ही कहा था कि भारतीय टीम पूरी तरह से हर मैच के लिए तैयार है। पहले जो मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें रोहित शर्मा ने कहा साफ कि हमारी टीम हर तरीके से तैयार है, हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। टीम के हर खिलाड़ी को पता है कि उसे क्या करना है। जो रोल जिसको दिया गया है वो बखूबी निभा रहा है। जैसे जो गेंदबाज हैं, चाहे बल्लेबाज हों, तेज़ गेंदबाजों की बात करें, हमारे स्पिनर्स की बात करें, सब निखर कर सामने आए हैं। जिसको जब जरूरत पड़ी है तब उन्होंने विकेट लिया है। कल की मैच की बात करें तो अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिया। पावर प्ले में हमने 3 विकेट निकाले, जो कि एक किसी भी टीम पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त है। भारत और अब दक्षिण अफ्रीका के फाइनल मैच पर। सुशील, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सभी की नजरें तो अब इस मैच पर टिकी ही हैं। कल ये मैच होने जा रहा है, लेकिन इसी के साथ नया सवेरा के अगले सेगमेंट की बात करते हैं और अब देख लेते हैं सिने जगत की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। नीता अंबानी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती भी की। इसके बाद नीता अंबानी को बनारस की मार्केट में शॉपिंग करते हुए देखा गया। उन्होंने लोकल वेंडर से साड़ियां खरीदी, जिसकी झलक भी सामने आई। अपने शुभ विवाह से पहले अनंत अंबानी खुद ही अपने दोस्तों और बॉलीवुड स्टार्स को कार्ड देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं अनंत अंबानी को अजय देवगन और फिर अक्षय कुमार के घर न्योता देने पहुंचते हुए देखा गया।
प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं जिसमें प्रियंका के पैरों पर कई चोटें दिखाई दे रही हैं। इससे पहले द ब्लफ की शूटिंग में प्रियंका के गले में भी गहरी चोट लग गई थी। एक्टर पारस कलनावत और मुन्नारा चोपड़ा का लव सॉन्ग धीरे धीरे रिलीज हो चुका है। दिव्या चटर्जी द्वारा निर्देशित इस गाने को पायल देव और आदित्य देव ने अपनी आवाज दी है। नया सवेरा में अब वक्त हो चला है मिजाज मौसम को जानने का और आइए जानते हैं कि विभिन्न राज्यों और शहरों का आज क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा कि आज के इस अंक में अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेंगे इस वादे के साथ कि सोमवार को फिर हाजिर होंगे नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। और आइए नया सवेरा में जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं T20 विश्व कप की सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत की जश्न की झलकियों के साथ। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है